हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्री ब्रेन्स। और जैसे कि आपको सबको पता है कि IBPS AFO का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है 1 अप्रैल को। और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो गया है, तो उन सबको मेरी तरफ से अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका नहीं हुआ है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि अब तक आप अपने दिल को समझा चुके होंगे कि इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, बट हम नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा हार्ड वर्क करके सिलेक्शन ले ही लेंगे। एंड आई होप कि आपने अब तक में अपनी गलतियों को पहचान लिया होगा कि हमने कहाँ पे गलती की हुई है। ओके, तो ये वीडियो एक्चुअली ना बहुत सारे लोगों का कमेंट आया जा रहा था, मैम मेंस की स्ट्रैटेजी, मैम मेंस की स्ट्रैटेजी। बट ये वीडियो मैं लेट से इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो कौन देखने वाले हैं। ये वीडियो वो देखेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर बिगिनर है, अभी से पहली बार आए हुए हैं इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो इसीलिए ये वीडियो मैं थोड़ा लेट से लेके आई, ताकि वो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो थोड़ा रेस्ट कर लें, थोड़ा अपने आप को समझा लें, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर लें कि कहाँ पे गलती हुई है। तो आज का ये वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है IBPS AFO मेंस के प्रिपरेशन के लिए। और इसकी शुरुआत मैं इससे करना चाहूँगी कि मेरे खुद के मेंस में कितने स्कोर आए थे। तो मेरे मेंस के स्कोर थे 41.75। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से मैंने सोर्सेस यूज़ करे, कहाँ कहाँ पे मैंने मॉक्स दिए, किस तरीके से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब सोर्सेज की बात करें तो मैंने जो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट था वो कम्प्लीटली एग्री कोचिंग जो चंडीगढ़ है, आप वो प्लेटफॉर्म के बारे में तो आप सब जानते हैं। तो एग्री कोचिंग चंडीगढ़ से मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था और वो कम्प्लीटली मैं उन पे ही डिपेंडेंट थी। मॉक्स के लिए, बुक्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, गाइडेंस के लिए, एवरीथिंग मैंने ACC से ही किया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट जब मेरा 1 अप्रैल को रिजल्ट आया तो मेरा हुआ नहीं था। तो उस वक्त मुझे ना, मैंने फिर टाइम लिया और एनालाइज किया कि कहाँ पे मैंने मिस्टेक्स करी है। तो जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैंने सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखे थे, मैंने मॉक्स बहुत कम लगाए थे, और इन्हीं सारी चीज़ों को और रिवीजन के नाम पे मैंने कुछ ज़्यादा खास रिवीजन किया नहीं था। क्योंकि उस टाइम पे क्या था ना, मैंने प्री की भी प्रिपरेशन नई नई स्टार्ट करी हुई थी। तो प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चलना, और साथ ही साथ में जो प्री के कॉन्सेप्ट्स थे, चैप्टर्स थे जो भी उस सब उसके, तो उनको भी पढ़ना, उनकी भी प्रैक्टिस करना, मेंस का भी पढ़ना। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तो थोड़ा सा ना ये मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं ढंग से रिवीजन नहीं कर पाई थी मेंस का, जिसकी वजह से मेरे मेंस में कम स्कोर आने की वजह से मेरा पहले बार में सिलेक्शन नहीं हुआ। सबसे बड़ा जो मेरे को प्रॉब्लम लगा वो दो चीज़ में लगी थी। एक थी नंबर ऑफ रिविजन्स, जो कि मेंस में मैंने कम रिवीजन किए थे, और दूसरा था नंबर ऑफ मॉक्स। मैंने मॉक्स भी बहुत एक ही सोर्स से दिया था, वो था ACC। बाकी किसी सोर्स पे मैंने मॉक्स दिए ही नहीं थे। ठीक है, मैंने अपनी प्री की लिए जो भी मेरी स्ट्रैटेजी थी और किन किन को मैंने क्या क्या किया था, फॉलो किया था, कहाँ पे प्रैक्टिस करती थी, कौन से मॉक्स दिए थे, ये सब मैंने एक वीडियो में बना रखा है, बता रखा है। आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। और आज का ये वीडियो कम्प्लीटली मेंस के लिए होने वाला है। तो अब अगर हम बुक्स की बात करें, तो जो लोग बिगिनर्स हैं और जिन लोगों ने कॉलेज में भी ढंग की पढ़ाई नहीं करी है या उनके वहाँ ढंग से पढ़ाया नहीं गया है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि वो सुंदा या फिर अरुण कात्यान की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 जैसी बुक्स को पढ़ सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, छोटी सी बुक्स ही हैं, लेकिन उनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बेसिकली मुझसे पूछा जाए तो मैंने इन बुक्स को फॉलो नहीं किया है, ना मैंने कभी पढ़ा है और ना मेरे पास ये बुक्स हैं। क्योंकि मेरे जो ग्रेजुएशन था उसी टाइम पे मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ ली थी और मेरे पास में ग्रेजुएशन की बुक्स थी, तो और कॉन्सेप्ट्स मेरे उसी से क्लियर हो चुके थे, तो मैंने कभी इन बुक्स को पढ़ा नहीं और ना तो कभी खरीदा है। अब मैंने क्या क्या यूज़ किया था, तो मेरे पास ये ACC की बुक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ACC की बुक्स, तो मैंने ये AC जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तभी मैंने ACC की बुक्स ले ली थी और मैं उन्हीं को ही पढ़ती थी। और अच्छी बुक्स हैं, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। आपको इसमें क्या बोलते हैं, मेन सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी हैं, अलाइड सब्जेक्ट्स भी हैं। तो यस, ये एक तो था। दूसरा, जब मैंने अभी कहा कि मैंने सोर्सेस लिमिटेड रखे थे और सेकेंड टाइम पे मैंने वही इम्प्रूव किया था, तो मैंने फिर अपनी बुक लिस्ट में ऐड करी ये वाली बुक्स, ये जो कि IRI टॉपर्स की हैं। एंड बिलीव मी, दीज आर ऑसम, बहुत अच्छी बुक्स है, टू द पॉइंट, एकदम सॉर्टेड। और इनका अलाइड पोर्सन,
IRI टॉपर्स का अलाइड जो क्या बोलते हैं पोर्शन है वो बहुत ही अच्छा है। एंड इनकी जो करंट अफेयर्स की PDF आती हैं तो वो आपको ऑनलाइन ही मिलेगी, उसकी कोई बुक नहीं आती। तो करंट अफेयर्स की जो PDFs हैं एकदम बहुत अच्छी तरीके से करंट अफेयर्स देते हैं। अगर आप इनके कोर्स परचेज करोगे तो आपको इनके बुक्स का ऑप्शन आएगा, मॉक का ऑप्शन आएगा और करंट अफेयर्स वाला पोर्शन का ऑप्शन आएगा। ये कोई भी क्लासेस नहीं प्रोवाइड करते जहाँ पे लाइव ये पढ़ा रहे हो, बट इनके पास में यही चीज़ें अवेलेबल है। बट बुक्स एंड मॉक्स बोथ आर ऑसम। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके अलावा मैंने क्या क्या किया था, क्योंकि इतना भी मुझे सफिशिएंट नहीं लग रहा था और मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो मेरे पास थी मेरे ये ब्रह्मास्त्र, जो कि है मेरे ग्रेजुएशन की बुक्स। खैर यहाँ पे मैं बहुत कम बुक्स दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा बुक्स कैसे दिखाऊँ वो मैं पकड़ भी नहीं सकती और यहाँ पे आ भी नहीं सकता। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारे पास में 6 सेमेस्टर्स होते हैं, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं और मेरे पास सभी सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं और मैंने अपने ग्रेजुएशन में सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। तो मेरे को जब भी प्रॉब्लम होता था, मुझे कोई भी टॉपिक में और डेप्थ में पढ़ना होता था, तो मैं तुरंत आ जाती थी अपनी ग्रेजुएशन की बुक्स पे, इन बुक्स को उठाती थी, अपने खुद के नोट्स बना लेती थी, या फिर नोट्स नहीं बनाने का मन करता था तो बस रीडिंग करके वहीं पे ही अपने पेंसिल से मार्क कर लेती थी। तो यस, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं मेरे लिए। तो ग्रेजुएशन की बुक्स, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ग्रेजुएशन की बुक्स को परचेज करो, बट जिनके पास है ना, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में बुक्स ले रखी हैं, प्लीज़ अपनी उन बुक्स को भी फॉलो कर लेना जब भी किसी भी टॉपिक में आप अटक जाओ। अब बात करते हैं इसके साथ साथ मेरे ये कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं। ओके, ये मेरे हैंड रिटन, खैर ये तो बस मैं एक कॉपी लेके आई हूँ, ऐसे 3-4 हैं मेरे पास में। तो ये था मेरा जितना भी मैंने यूज़ किया सोर्सेस उनका बुक्स के लिए। अब मॉक्स की बात करें तो मैंने मॉक के लिए ACC लिया हुआ था, क्योंकि देखो सेकेंड अटेम्प्ट में होता क्या है ना कि ACC पे दो चीज़ों का मतलब, दो चीज़ नहीं, ACC पे क्या होता है ना कि जो फर्स्ट टाइम पे उनका कोर्स ले रखा था उनको दूसरे टाइम पे ना डिस्काउंट मिल जाता है, मतलब 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो मुझे उनका कोर्स ना वो कुछ 4 या 5 हज़ार में मिल गया था। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे सेकेंड अटेम्प्ट तो देना ही था, ठीक है। तो मैंने क्या किया था कि उनकी सेकेंड टाइम उनका कोर्स परचेज किया, तो उसमें मुझे उनके मॉक्स मिल गए, इंटरव्यू मॉक मिल गया, उनका मेन जो क्या बोलते हैं क्लासेस होती है वो मिल गई। बुक्स तो खरीदने पड़ते हैं पर मेरे पास ऑलरेडी थी पहले की ही, तो मैंने खरीदी नहीं बुक्स, ठीक है। तो मैंने ACC का सेकेंड टाइम भी कोर्स परचेज किया, बट इस बार क्या था ना कि मैं लाइव क्लासेस नहीं लिया, मैंने एक भी लाइव क्लासेस मैंने उनके नहीं लिए, क्योंकि ना देखो ऐसा था मेरे लिए कि मैं चाहती थी कि जितना हो सके उतना मैं रिवीजन करूं। तो मैंने ना पूरी तरीके से अपना जो स्ट्रैटेजी था वो सेल्फ स्टडी पे चेंज कर दिया था, क्योंकि ऑलरेडी मैं क्लासेस कर चुकी थी सर की, मतलब वो ACC की ऑलरेडी क्लासेस कर चुकी थी मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैंने दोबारा करने की कोशिश नहीं की और मुझे फिर ऐसा लगा कि कहीं मैं फिर से अपना टाइम वेस्ट ना कर दूं, क्योंकि 2 घंटे की फिर से बैठना, उस 2 घंटे में मैं बहुत ज़्यादा रिवाइज कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने उनके लाइव क्लासेस नहीं लिए। तो यस, बट मैं उनके मॉक्स देती थी, रेगुलर मॉक्स देती थी उनके। और क्या बोलते हैं, फिर दूसरे जो मैंने मॉक्स दिए थे वो है IRI टॉपर्स के, वहाँ पे भी मैंने सारे मॉक्स दिए उनके इस बार। और फिर था एक इंडियन IQ, उनका भी मॉक बहुत अच्छा है, उनके ओवरऑल मॉक्स मुझे बहुत अच्छे लगे। सेक्शनल वाले मॉक्स में क्या होता है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो मुझे थोड़ा सा लगता था कि आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है, बट इट्स ओके, क्योंकि IBPS भी आपके साथ कभी कभी ऐसा खेल जाता है कि वो भी आउट ऑफ द बॉक्स चला जाएगा, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किस तरीके की चीज़ें होने वाली हैं। बट इंडियन IQ का जो ओवरऑल मॉक था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और यस, मैंने ये 3 चीज़ें मॉक्स के लिए यूज़ करी हुई थी। तो मैं अब बताती हूँ कि मैंने अपने पहले प्रिपरेशन में क्या किया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने उनके ACC के पूरे लाइव क्लासेस लेती थी, उनके सारे मॉक्स देती थी, उन्हीं को एनालाइज करती थी और इसी तरीके से चलता रहा, लेकिन सिलेक्शन तो नहीं हुआ। तो अब मैंने दोबारा फिर क्या किया, मैंने इन सारे सोर्सेज को इंक्लूड किया और इंक्लूड करने के साथ साथ मैं जितना हो सकता था मैं खुद से पढ़ने की कोशिश करती थी। मेरे ग्रेजुएशन की बुक्स से क्या होता था ना कि मैं इन बुक्स के थ्रू बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जिनको मैं फिर से रिवाइज करने बैठी थी
और मैं खुद के नोट्स बना पाती थी। तो नोट्स बनाती थी, उनसे सारी चीज़ों को रिवाइज़ करती थी। तो ये सारी चीज़ें थी। और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने किसी भी तरीके के लाइव क्लासेस नहीं लिए किसी, और बाकी तो प्लेटफॉर्म्स पे मैंने सिर्फ मॉक्स लिए थे, तो और कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन एसीसी पे मैंने कोर्स अपना रिन्यू कराया था, और रिन्यू कराने की वजह से फिर ये था कि मेरे को क्लासेस वगैरह सब मिल गई थी। लेकिन लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं आप लोगों को भी यही गाइड करूँगी जो सेकंड अटेम्प्ट पे हैं, दूसरी बार अटेम्प्ट देंगे और ऑलरेडी क्लासेस कर चुके हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, नॉट ओनली एसीसी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप कर चुके हो, तो फिर आप, मैं यही कहूँगी कि आप फिर से क्लासेस मत करो। क्या होगा, या तो अगर आपको पढ़ना ही है ना, तो ऐसा करो कि आप सेल्फ स्टडी करो, खुद से पढ़ाई करो, रिवाइज करो। और अगर कभी बोर हो जाओ, होता क्या है ना, अब हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो अभी रिपीटर्स हैं उनके साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होने वाली है कि अब जब वो पढ़ने बैठेंगे ना, तो वो एकदम खोए खोए से रहेंगे। उनको बार बार सारी चीज़ें याद आएगी, सारी मेहनत याद आएगी, और वो कहीं ना कहीं खुद को कोसते रहेंगे कि क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, फिर से सारी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी वजह से ना आप महीनों लगा दोगे अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करने में कि हाँ, अब मुझे फिर से पढ़ना है। तो जब ये वाला फेज़ चल रहा हो ना, तो अब मैं ये कहूँगी कि आप वीडियोस ज़्यादा देखो। आप वीडियोस देखोगे ना, आपको इतनी बोरियत महसूस नहीं होगी, क्योंकि वापस से वही पेज के बुक्स के पेजेस पढ़ना, वही सारी लाइंस, वापस वही सारी लाइंस देख के लगेगा कि अरे ये सब तो मुझे आता था, सब तो आ रहा, अब मैं नया क्या पढूं, नया क्या पढूं। ये सब कुछ आपको होने वाला है, और आप ढंग से नहीं पढ़ पाओगे। मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ ये सारी चीज़ें। बट आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये सबके साथ होने वाला है। देखो, अब जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो बहुत नया नया होता है, सब कुछ नया नया, तो उनको बड़ा अच्छा आता है, बड़ा मज़ा आता है, क्लासेस ले रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत खुशी होती है उनको कि इस साल तो फोड़ देंगे। डेफिनेटली सबके साथ होता है। बट जब आप रिपीटर हो जाते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि सब तो पढ़ा है। जैसे आप बुक ओपन करोगे, कहोगे अरे ये तो मैंने पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, अब क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, बुक आप बंद करके ना रख दोगे। ठीक है। बट आप इस चीज़ से ना खुद को मत रोकना, पढ़ने से मत रोकना, आप कैसे भी करके कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। और उसके लिए मैं कहूँगी कि आप तब वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि वीडियोस से इतनी बोरियत नहीं होगी, और साथ ही साथ में आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू हो जाएगी। धीरे धीरे आपको क्या करना है कि वीडियोस को छोड़ना है, और आपको अपनी खुद की पूरे मंथ की, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ एक दिन की नहीं, पूरे मंथ की बना लो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स मुझे इस मंथ में रिवाइज करके ख़त्म कर देना है। वो चीज़ बहुत हेल्प करेगी आपको। आप ये मतलब मैं ये नहीं कहती वो गलत कर रहे हैं। ये जो डेली का होता है ना, डेली लोग कुछ ना कुछ लिख देते हैं कि आज मैं ऐसे करूँगा, इतने घंटे से इतने घंटे खाऊंगा, इतने घंटे से इतने घंटे पढ़ूंगा, सोऊंगा। देखो, वो सारी चीज़ें ना मेरे से तो कभी फॉलो हुई नहीं, और ना हो पाती थी। तो मैं क्या करती थी कि मैं पूरे मंथ का बनाती थी कि मुझे इस मंथ में इतना तो करना ही है, चाहे अब मैं जैसे भी करूँ, चाहे 4 घंटे सो के करूँ, चाहे 12 घंटे सो के करूँ, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि जो मैंने 1 मंथ की पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है वो फुलफिल हुआ या नहीं, और वो मैं कैसे भी करके कंप्लीट करती थी। ठीक है, उसे आपको कैसे भी करके कंप्लीट करना है। अगर आपने सोच लिया है कि इस मंथ में मुझे 4 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं एक एक हफ्ते करके, तो वो मैं कर ही कर दूंगा। इस मंथ में 4 कर लिए, अगले मंथ में बाकी के कर लूंगा, 2 मंथ में सारे सब्जेक्ट्स में रिवाइज करने के बाद में आगे बढ़ूंगा। देखो, बेसिकली होता क्या है ना कि आपको ज़्यादा टाइम उन सब्जेक्ट्स में लगेंगे जो सब्जेक्ट्स मेजर सब्जेक्ट्स हैं। माइनर सब्जेक्ट्स आप बिलीव नहीं करोगे, बट एक दिन में 2-2 3-3 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं रिवाइज। ठीक है, पढ़ने की बात नहीं कर रही हूँ, रिविजन की बात मैं कर रही हूँ। तो जब आप मेजर कंप्लीट कर लोगे ना, तो माइनर में इतना टाइम आपको नहीं लगने वाला है। ठीक है, और इसी तरीके से आपको भी अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि पूरे मंथ का आप एक लिस्ट बना लो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स मुझे करने हैं। साथ ही साथ में आपको प्री का भी लेकर के चलना है। अब जो लोग रिपीटर हैं उनके ऊपर इतना मैं बर्डन नहीं डालूंगी कि नहीं आप एकदम जोरों शोरों से लग जाओ, क्योंकि आपको अब पता चल गया है कि आपको प्री में किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। आपको बस कट ऑफ क्लियर करना है, तो आप उस लेवल तक की प्रिपरेशन करोगे, एंड दैट्स सफिशिएंट। क्योंकि सिलेक्शन आफ्टर ऑल मेंस की वजह से होता है, तो आप मेंस पे फोकस्ड रहो। ठीक है। अब मैंने ये एक छोटी सी बुक मतलब है मेरे पास में। तो इसमें क्या था ना कि मैं अपने टेस्ट एनालिसिस करती थी कि किस तरीके से, ये देखिए, ये मैंने पूरा IRI टॉपर्स का, हाँ, IRI टॉपर्स की जो टेस्ट थी वो मैं लिखती थी कि किसकी टेस्ट है। तो ये उनके टेस्ट का मैंने एनालिसिस किया हुआ है, और फुल लेंथ मॉक्स के किए हुए हैं।
तो इस तरीके की आप भी एक कॉपी रख लीजिए अपने पास में, और आप इस तरीके से टेस्ट का भी एनालिसिस करते रहना। और मैं कहूँगी कि जैसे जैसे आप सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते जाएं, वैसे वैसे आपके पास में जितने भी मॉक्स अवेलेबल है उन सभी मॉक्स पे जा करके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उस पर्टिकुलर टॉपिक का आप सारे मॉक्स अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, इससे क्या होगा ना, लास्ट टाइम पे क्या होता है ना, कुछ लोगों ने सारे मॉक्स लास्ट टाइम के लिए रख रखे होते हैं, पूरे साल कुछ मॉक्स नहीं अटेम्प्ट करते और उनको लास्ट में लगता है कि हम सारे मॉक्स अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है, लास्ट में कुछ नहीं होने वाला। जितने भी मॉक्स है ना, आप पूरे, अभी इस बार तो दिसंबर में मेंस है ना, नवंबर के पहले पहले आप सारे मॉक्स खत्म कर देना। इवन इट्स फुल लेंथ ना, तो ये मत सोचना कि दिसंबर में जाकर के मैं फुल लेंथ मॉक लगाऊंगा। दिसंबर को आप पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ मेंस के रिवीजन के लिए ही रखना। उस मंथ में कोई भी मॉक अटेम्प्ट आपको नहीं करने हैं। जिस मंथ में आपका मेंस का एग्जाम हो, हमारे लिए जनवरी वाला मंथ जो था वो हमारे मेंस का एग्जाम था, लेकिन आपके लिए अब दिसंबर वाला मंथ होने वाला है। तो मैं यही कहूँगी, दिसंबर मंथ में जा करके किसी भी तरीके के मार्क्स मत अटेम्प्ट करना, खुद को टेस्ट मत करना, क्योंकि अगर उस वक्त आपके कम मार्क्स आए तो आप बहुत बुरी तरीके से डिमोटिवेट हो जाओगे और वो आपके मेंस को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो जितने भी मार्क्स हैं उनको आप नवंबर के पहले पहले ख़त्म कर दो। नवंबर मंथ में आप फुल लेंथ मॉक्स जहाँ भी आपको अवेलेबल हो वो सारे दे देना, उनको एनालाइज कर लेना। और दिसंबर मंथ में बस ये सोचना कि सारे सब्जेक्ट्स को, मुझे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, मुझे उनको 2 बार तो कम से कम रिवाइज कर ही लेना है। खैर 2 बार रिवीजन करना बहुत बड़ी बात होती है दिसंबर मंथ में, क्योंकि इतने सारे प्रेशर के साथ साथ आपको वो सारा रिवीजन करना होता है। ठीक है, ये हो गया है। और देखो, मैं ये कहूँगी, कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब दूसरे से कांटेक्ट रखने में, तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो, तुम बताओ तुम कैसे कर रहे हो। तो आप उन सारी चीज़ों में मत पड़ो, आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना लो। मैंने आपको इसलिए शेयर कर दिया कि मैंने इस तरीके से, क्योंकि मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम बनाइए वीडियो, बनाइए वीडियो, बनाइए, तो ये सारे सोर्सेज बताने थे मुझे, ये वाली। और साथ ही साथ में क्या बोलते हैं कि किस तरीके से आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो। अब जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम कौन से प्लेटफॉर्म पे कोर्स परचेस करें, केसीसी पे लें, अड्डा पे लें, इंडियन आईक्यू पे लें, आरएस राजपूत पे लें। खैर आरएस राजपूत सर का मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कभी उनसे पढ़ाई नहीं करी है। और इंडियन आईक्यू भी मेरे पास सिर्फ मॉक्स था, तो मुझे उनके क्लासेस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, और ना तो कोई यूट्यूब पे उनकी क्लासेस है जिसको देख करके मैं बता सकूं कि हाँ किस तरीके से पढ़ाते हैं। बट आरएस राजपूत सर की बात करूं तो वो सच में जो बायोलॉजी, सॉरी, बॉटनी से रिलेटेड, फिजियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो मैंने देखे थे उनके वीडियोस 2-3, तो वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। बट उनके पेड क्लासेस का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना तो इंडियन आईक्यू का है। अब बात करते हैं एसीसी का और अड्डा 247 का। तो देखो, मेरे को अड्डा 247 का जो है वो मैंने उनके पेड क्लासेस में से सिर्फ जो अर्जुन बैच था, जो अब अभी कृष्णा सर आए थे, तो वो मैंने लिया था। बट उस पर मैंने क्लासेस 2-3-4 क्लासेस के बाद में फिर मैंने क्लासेस नहीं ली थी। उसका रीज़न ये है कि मैं ऑलरेडी कृष्णा सर से एसीसी में पढ़ चुकी थी। ओके, तो और आकाश सर, प्रतिभा मैम, ये सारे जो लोग हैं वो ऑलरेडी एसीसी पे पढ़ा चुके थे, तो मैं ऑलरेडी उनसे पढ़ चुकी थी, तो मैंने दोबारा कोई उनसे कोर्सेज नहीं लिए। अर्जुन बैच लिया था मैंने, बट एज आई से कि मैंने सॉइल साइंस के इतने रिवीजन कर चुकी थी कि मैंने 2-3 क्लासेस लेने के बाद में वो फिर देखे नहीं। बट यस, जो लोग नए नए लोग हो और सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी जैसी चीज़ें या हॉर्टिकल्चर जैसी चीज़ें पढ़ना चाहते हो इन टीचर्स से, जिन टीचर्स से मैंने पढ़ा है, तो आप उनके पर्टिकुलर कोर्सेज ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो उनके फुल वाले कोर्सेज ले सकते हो। अब एसीसी की बात करूँ तो मैं उनकी तब की स्टूडेंट हूँ जब ये सारे टीचर्स एसीसी पे थे, तो नए टीचर्स कैसे आए हुए हैं उसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, ना तो मैंने पढ़ा, क्योंकि इस बार मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं क्लासेस ओपन करके देखूँ। मैं कम्प्लीटली अपनी सेल्फ स्टडी में इतना डूब गई थी कि कोई मेरे को आइडिया नहीं था, और ना तो मैंने इन किसी भी टीचर्स का क्लास लिया है। बट मुझे पता है कि अच्छा ही होगा। तो अगर आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो ना, कि मेंस भी हो जाए, अलाइड भी हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, गाइडेंस भी मिल जाए, इंटरव्यू भी मिल जाए, मॉक भी मिल जाए, तो आप एसीसी ले सकते हो। बट अगर आपको सॉइल साइंस अच्छे से पढ़ना है, हॉर्टिकल्चर अच्छे से पढ़ना है, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स अच्छे से पढ़ना है, तो आप यहाँ चले जाओ। एक्चुअली मैं ना बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि जिनसे मैंने पढ़ा वो सब इधर चले गए, और अब
जो आए हैं उनको मैंने देखा नहीं है, उनसे मैंने पढ़ा नहीं है। और मैंने जो ना एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी थी वो पढ़ा था प्रियंका मैम से, हालांकि अब वो भी एसीसी पे नहीं है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या बोलूँ कि आप किसका कोर्स लो और किसका मत लो। देखो, आप उनके डेमो क्लासेस लो और जो आपको अच्छा लगे भाई आप वो ले लो, बट पर्टिकुलरली अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें तो आप उनके अड्डा पे ना, एसीसी पे ना आपको पर्टिकुलर कोर्सेज किसी टीचर के नहीं मिलेंगे। आपको फुल मतलब उस ए से मतलब एएफओ का कोर्स है ना, तो उसमें सारे टीचर्स का इंक्लूडेड होता है, उस तरीके का मिलेगा। लेकिन अड्डा पे ये ऑप्शन है कि आप पर्टिकुलरली किसी एक टीचर का ले सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आकाश सर से हॉर्टिकल्चर पढ़नी है तो आप उनका ले लो, अगर आपको कृष्णा सर से पढ़ना है तो आप सिर्फ उनका ले लो। इस तरीके का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो अब आप देख लो कि आप किस में कंफर्टेबल हो, आप पर्टिकुलर टीचर्स में कंफर्टेबल हो या फिर एक साथ लेना चाहते हो, और एक साथ का ऑप्शन आपको दोनों जगह मिल जाएगा। खैर, मैंने तो जिनसे पढ़ा वो सब चले गए हैं, तो आई कांट सजेस्ट कि अभी क्या आपको करना चाहिए। मैंने बता दिया कि मैंने किन किन से पढ़ा हुआ था, और वो सब बहुत अपने आप में बहुत बेस्ट थे। जब मैं थी एसीसी पे, जब मैं पढ़ा करती थी, तो जनरल एग्रीकल्चर के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए वाधवा सर पढ़ाया करते थे। एंटोपैथो प्रियंका मैम पढ़ाया करती थी। जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग प्रतिभा मैम का था। और जो हॉर्टिकल्चर थे, जो हॉर्टिकल्चर के किंग हैं वो आकाश सर। और जो सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी वगैरह के जो किंग है वो है कृष्णा सर। तो ये सारे टीचर्स तब मुझे पढ़ाए थे, तब मैंने उनसे पढ़ा था। अब ये सब एकदम अलग अलग हो गए हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हैं, तो मेरे लिए सजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं कोचिंग को यहाँ पे सजेस्ट करने नहीं आई हूँ, मैं बताने आई हूँ टीचर्स को कि कौन टीचर कितना अच्छा पढ़ाता है। तो आप चाहो तो उस तरीके से आप कर सकते हो, और चाहो तो आप सेल्फ स्टडी कर लो। और बट ये कहूँगी, रिपीटर्स आप क्लासेस के पीछे मत पढ़ना। अब आपने क्लासेस खूब देख ली हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। जिनके ओवरऑल मतलब मेंस में 36 35 ऐसे कुछ नंबर आए हैं, तो मतलब ये नहीं है कि आपने मेहनत नहीं किया, आपने मेहनत की है, लेकिन बस थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगी, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्या चीज़ है जो मेंस में सिलेक्शन दिलाती है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ रिविजन्स। मैंने सोर्सेज पे इतना अभी 20-21 मिनट बोले हैं, बट लिटरली बोलूँ ना तो लोग सोर्सेज के पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए मुझे ये सारी चीज़ें बतानी पड़ रही हैं। बट कोई भी पर्सन मुझसे ये नहीं पूछता है कि मैम कितने रिवीजन करने की ज़रूरत है, कितना रिवाइज करूँ कि मेरा हो जाए, कि कहाँ कहाँ से रिवाइज करूँ, ये सब कुछ नहीं पूछते। सोर्सेज, अच्छा मान लो मेरे पास ये सारी सोर्सेज हैं, एसीसी है, आईआरआई है, मेरी खुद की ग्रेजुएशन की बुक्स है, सब है, पर मैं किसी से रिवीजन ही नहीं कर पा रही, तो क्या ये सारे सोर्सेज होने के कोई फ़ायदे हैं? कोई फ़ायदा नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नंबर ऑफ रिविजन्स, आप रिविजन कितना करते हो वो मैटर करता है। और मेंस का एग्ज़ाम जब ओरिजिनल एग्ज़ाम देने बैठोगे ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन में 50-50 ही लगेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, और आपको लगेगा ओह मैंने तो 2 एलिमिनेट कर दिया, अब तो मैं बस 2 में फंसा हुआ हूँ। तो यही तो प्रॉब्लम है। अगर आप ठीक से रिवीजन नहीं करोगे तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में 2 में ही फंसोगे, क्योंकि वो तो फंसाने के लिए ही बैठा है ना। लेकिन अगर आपने खूब सारा रिवीजन किया होगा ना, तो बिलीव मी, ये जो 50-50 वाला भी है ना, वो भी आप एलिमिनेट कर पाओगे। क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मैं 50-50 हो गई थी, और मैंने रिस्क लिया और नेगेटिव बहुत सारी मार्किंग हो गई, जिसकी वजह से मेंस में मेरे कम मार्क्स आए। बट सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने बहुत ही एक्यूरेसी का खेल रखा है, मेरा पूरा गेम ही एक्यूरेसी का था। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, मैंने 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, और उसमें से मेरे 5 क्वेश्चंस जो थे, 5 क्वेश्चन गलत हो गए थे। उसमें से एक तो बिना मतलब का गलत हो गया, मिस क्लिक हो गया, पता नहीं, मैं बाद में बहुत अफसोस कर रही थी कि ये कैसे हो गया मेरे से। ये तो मुझे आंख बंद कर कोई पूछो फिर भी मैं बता दूंगी, बिना ऑप्शन के पूछो फिर भी मैं बता दूंगी, बट होता है वो प्रेशर में हो जाता है। तो एक क्वेश्चन मेरा ऐसे गलत हो गया, 4 मेरे गलत हो गए थे, तो वो भी 50-50 के, मैंने उतना ही रिस्क लिया। तो जब आप मॉक दोगे ना डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, तो आप ये एनालाइज कर पाओगे कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रॉन्ग अटेम्प्ट कर रहे हो और कितना कम करने की ज़रूरत है। पूरे की पूरी खेल आप एक्यूरेसी का रखिए, नंबर ऑफ रिविजन्स का रखिए। याद रखिए, यही 2 चीज़ हैं जो आपको आपका मेंस क्लियर करवाएंगी। जितना ज़्यादा आप रिविज़न करेंगे, जितने ज़्यादा आप मॉक्स लगाएंगे, और उन मॉक्स पे आप एक्यूरेसी बनाने की कोशिश करेंगे। कम से कम क्वेश्चन गलत होना चाहिए। तुक्केबाजी क्या है यार, कभी कभी बैठेगा, कभी कभी नहीं बैठेगा, लेकिन आपकी एक्यूरेसी
एक्यूरेसी हमेशा बैठेगी। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से किया होगा तो आपकी एक्यूरेसी से आपके अच्छे स्कोर्स जरूर आने वाले। मेरे 48 क्वेश्चंस थे, उसमें से 5 गलत होकर के मेरे 41.75 मार्क मिले मुझे। ठीक है, अब मैं चाहती तो मैं भी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करती और हो सकता था, ऐसा नहीं था कि मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकती थी, बट इस बार मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैं पूरा एक्यूरेसी, मेरा प्री प्लान था कि मैं 40 के अबव ला लूँगी, इस तरीके से करूँगी, इस तरीके से ऐसे आ जाए। तो वो कब आता है, जब आप बहुत सारे मॉक्स में मॉक्स को प्रैक्टिस कर चुके हो। ठीक है, सो यार कंटिन्यूसली बोलना पड़ता है तो पता नहीं मैं क्या क्या मिस कर गई होंगी, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि किस तरीके से हमें मॉक्स को एनालाइज करना है, साथ ही साथ में किस तरीके से हमें नोट्स बनाने हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स को हम कैसे बना सकते हैं। इन सब के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगी। और यस, तो वहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से हमें मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से हमें एनालाइज करना है। आज की वीडियो में बस इतना सा ही है, एंड आई होप सो ये वीडियो उन सब के लिए वर्क करे जो इस बार सिलेक्ट नहीं हो पाए, और या फिर जो वो लोग बिगिनर हैं वो लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से मैंने सब कुछ बता दिया है। ओके, सो सी यू सून।